आज हम MA भूभाग में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 भारत की मिट्टियों के अंतर्गत आज हम भारत की मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने भारत की मिट्टियों के पार्ट प्रथम और पार्ट द्वितीय में मिट्टियों के प्रकार और उनका वितरण के बारे में अध्ययन किया था। भारत की मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारतीय मिट्टियों की विशेषता अपनी रचना में भारतीय मिट्टियाँ अनेक देशों की मिट्टियों से भिन्न हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी और पूर्णतः परिपक्व हैं। भारत की अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ हैं, जो न केवल पैतृक चट्टानों के विखंडन से बनी हैं, अपितु उनके निर्माण में जलवायु संबंधी कारणों और जल परिवहन का भी हाथ रहा है। प्राय सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश, वनस्पति अंश और खनिज लवणों की कमी है। फॉस्फेट तथा पोटाश की कमी सामान्य नहीं होती। मिट्टियों का तापमान ऊंचा पाया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियों की तुलना में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। इससे चट्टानों के टूटते ही रासायनिक विघटन शीघ्र हो जाता है। पठारी और पहाड़ी भाग में मिट्टी का आवरण हल्का और फैला होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र और डेल्टाई भागों में यह गहरा और असंगठित होता है। निरंतर खेती किए जाने से भारतीय मिट्टियों की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने के साथ साथ उनका अपरदन भी तेजी से होता जा रहा है। भारतीय मिट्टियाँ तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क होती हैं, अतः कृषि उत्पादन के लिए इनमें सिंचाई करना आवश्यक होता है। भारतीय मिट्टियों की विशेषता में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भूमि का अपक्षरण, कटाव और क्षरण की समस्या भी प्रमुखता रखती है। भारतीय मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष गिरती जा रही है। इसके अतिरिक्त कई भागों की मिट्टियाँ बहती हुई कटकर समुद्र में चली जा रही हैं, अतः भूमि के अपक्षरण की समस्या बहुत बड़ी विषम है। मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, किंतु उन्हें मनुष्यों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने से पैदावार भी कम होती जाती है। भूमि की सतह पर ही वनस्पति जन्य रासायनिक तत्व एकत्रित रहते हैं, जिनसे पौधों को भोजन मिलता रहता है। यदि यह बार बार ऊपरी सतह नष्ट होती है तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति पैदा होना असंभव हो जाता है। पिछले 60 वर्षों में देश के उपपर्वतीय, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पठारी भाग एवं अधिकांश मैदानी भागों से वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती रही है। इससे पानी और पवन द्वारा मिट्टी का अपरदन लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में भारत में मृदा अपरदन की समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है। भूमि अपक्षरण के प्रकार को जब हम देखते हैं तो भारत की उन सब ढालू भूमियों पर जहाँ ना तो वन है, न घास के मैदान और जहाँ कृषि योग्य भूमि की ठीक प्रकार से मेड़बंदी भी नहीं की जाती है, वहाँ की मिट्टी सदैव कटती रहती है। प्रत्येक स्थान पर मिट्टी का अपक्षरण समान नहीं होता। ये कई बातों पर निर्भर है, जैसा कि आप भी जानते हो कि मिट्टी का गुण, भूमि का ढाल, वर्षा की मात्रा आदि ये सब भूमि की अपक्षरण को प्रभावित करते हैं। कठोर मिट्टी की अपेक्षा कोमल छोटे कण वाली मिट्टी अधिक ढाल और मूसलाधार वर्षा में शीघ्र कटकर बह जाती है। जल के द्वारा भी मिट्टी का अपक्षरण प्राय 3 प्रकार होता है: आवरण, रिल और गुली। कटाव: जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है
तो इसे भूमि का आवरण अपक्षरण यानी शीट इरोजन कहते हैं। इस प्रकार का क्षरण ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि तथा अत्यधिक चराई, वनों के विनाश, बदलती खेती के फलस्वरूप होता है। धरातलीय या आवरण अपक्षरण द्वारा ढालू भूमि की ऊपरी मूल्यवान मिट्टी बह जाती है। इस प्रकार के अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी भारत है। जब जल नग्न भूमि पर तेजी से बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि पिछले 60 वर्षों से तेजी से बढ़ी आबादी और स्वतंत्र भारत की इन वन उत्पादों की बहुत तेजी से बढ़ती मांग के कारण वनों को समूल काटा जा रहा है, जो छोटी छोटी नालिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें रिल कटाव कहते हैं। बाद में ये बड़ी बड़ी नालिकाएं बना देती हैं। इस प्रकार के अपक्षरण को अब नालिका अपक्षरण यानी गली इरोजन कहते हैं। ये अपक्षरण प्रथम प्रकार के अपक्षरण से अधिक हानिकारक होता है। इसी से नदी के आसपास बीहड़ भूमि का भयानक रूप का विकास हो जाता है। मरुस्थलीय भूमि में प्रचंड वायु द्वारा भी मिट्टी का अपक्षरण होता रहता है। इसके द्वारा मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इसे वायु द्वारा अपक्षरण कहते हैं। इन विभिन्न प्रकार के अपक्षरणों द्वारा भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि का उपजाऊपन बुरी तरह प्रभावित होता रहता है। भारत में मिट्टी का दोनों ही प्रकार से कटाव होता रहा है। भूमि अपक्षरण के कारण अनेक कारण हैं, जैसे वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व मरुस्थलीय क्षेत्र और नग्न कृषि क्षेत्रों पर भीषण गर्म आंधियाँ चलती हैं, जो शुष्क भूमि की ऊपरी परत की ढीली मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। इस क्रिया द्वारा धरातल की ऊपरी परत का अपरदन होता है और कालांतर में ये क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाते हैं। दूसरा, कृषि के अवैज्ञानिक ढंग को अपनाना, जिसमें कृषक स्वयं मिट्टी के क्षरण को बढ़ाता है। ढालू क्षेत्र में समोच्च रेखाओं से समानांतर जुताई न करने से, दोष युक्त फसल चक्र अपनाने से या आवरण फसलें गलत तरीके से बोने से मिट्टी का क्षरण बढ़ता है। हिमालय और नीलगिरी क्षेत्र में आलू की दोषयुक्त खेती की जाने के कारण मिट्टी का क्षरण अधिक हुआ है। पिछले 6 दशकों में तेजी से बढ़ी आबादी और स्वतंत्र भारत की वन उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण निर्ममतापूर्वक वनों को काटा जा रहा है। इस क्रिया से भी भूमि के रक्षात्मक तत्व तेजी से बहने से वर्षा जल के साथ घुलकर चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ विशाल उजाड़ उत्पन्न हो जाते हैं। यमुना, चंबल, माही और उनकी अनेक सहायक नदियों के किनारे भूमि का अपक्षरण निरंतर गति से कम हो रहा है और उपजाऊ क्षेत्र नष्ट हो रहा है। अर्धशुष्क तथा चरागाह क्षेत्रों में रहने वाले निवासी असंख्य मात्रा में भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते रहते हैं, जो भूमि की वनस्पति और अंतिम बिंदु तक चराकर उसे समाप्त कर देते हैं। ये ढीले भाग जल अथवा मिट्टी के वेग के साथ बहकर भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। अनेक पहाड़ी क्षेत्रों के ढालों पर, जैसे असम, नागालैंड, मेघालय, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, निचले मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा झूमिंग प्रणाली अथवा टोगिया खेती के अंतर्गत वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता था। इसमें भी नग्न भूमि का तेजी से क्षरण होने लगता है। अब यद्यपि झूमिंग प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में हम जो समस्या है भूमि अपक्षरण की उसको देखते हैं, तो भारत में जल के द्वारा, वायु के द्वारा, रासायनिक अवनयन के द्वारा अपक्षरण होता है। जल के द्वारा जब हम अपक्षरण देते हैं तो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियाँ टोरस, सिस्ता, हुगली, गंडक, दामोदर, कोसी, कमला, बागमती, गंगा, यमुना, चंबल के सारे अधिक क्षरण होता है। विभिन्न राज्यों में जल के द्वारा भूमि का क्षरण अलग अलग मात्रा में देखने को मिलता है। इस जल क्षरण से
भूमि बीहड़, नमक, क्षार, जल बवारण के कारण खेती के अयोग्य हो जाती है। वायु के द्वारा अपक्षरण हम देखते हैं तो अर्धशुष्क शुष्क प्रदेशों में वायु और बालुकण मिलकर भूमि अपरदन के सशक्त माध्यम बन जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में बढ़ती हुई शुष्कता के फलस्वरूप वायु का वेग वृक्ष, झाड़ियों तथा घास के आवरण को नष्ट करता हुआ सारी भूमि को मरुभूमि बना देता है। इस प्रकार से मरुभूमि जो है अपना प्रसार करती रहती है। वर्तमान में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब की सीमा पर इसीलिए रक्षात्मक हरित वृक्षों की पेटी लगाने का प्रयास किया है ताकि इसका प्रसार ना हो सके। जोधपुर स्थित सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी के विशेषज्ञों का मानना है कि थार मरुभूमि से वायु के साथ साथ बालू का भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है अरावली क्षेत्र से वनों का तेजी से नष्ट होना, जबकि वास्तविक मरुभूमि की जलवायु दशा या शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। वायुदार भूमिक्षरण सामान्यतः राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, करौली, अजमेर आदि जिले, हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में देखा गया है। यहाँ अनेक क्षेत्रों में तेज वायु बहुधा जोते और बोए खेतों पे बालू की परत जमा देती है, जिसके कारण फसलों की बीज अंकुरण नहीं हो पाता अथवा हल्की मिट्टी के उड़ जाने से पौधे आरक्षित होकर नष्ट हो जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की सीमा की ओर भी मरुभूमि का निरंतर विस्तार हो रहा है। इससे बचने के लिए सीमा पर रक्षात्मक वृक्षों की पंक्तियाँ लगाई गई हैं। भूमि अपक्षरण से बहुत हानियाँ होती हैं, जिनमें भीषण और आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, सूखी लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव जिनसे उनकी सतह नीची चली जाती है, सिंचाई में कठिनाई होती है, नदियों की तह में बालू जम जाती है, नदी की धारा में परिवर्तन आ जाता है, नहरें, बंदरगाहों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से कृषि का उत्पादन कम होता है, गड्ढों में होने वाले भूमि क्षरण और नदियों के किनारे तथा भूमि क्षरण से खेती अयोग्य हो जाती है। तो इस प्रकार भारत में मिट्टी के अपरदन क्षरण की समस्या गंभीर है और बहुत ज़रूरी है कि इसे हमें बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करना चाहिए। फसलों का हेरफेर करना, मेड़बंदी करना, छोटे छोटे तालाबों का, चेक डैम्स का तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि चरागाहों का डेवलपमेंट करना ताकि हमारी भूमि क्षरण की जो समस्या है उसका समाधान हो सके।